कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि 2019 जो दिसंबर में सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका CTP सेक्शन को मैं आज 30 क्वेश्चन हल करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है आपका यंत्रवत याद करना, यानी कि रोड प्रोसेस। तो आप लोग जान चुके हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में आप बच्चों को रोड प्रोसेस के द्वारा आप नहीं सिखा सकते, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है एलिमिनेट है। आप अगर अदर क्वेश्चन में भी ये दिया रहे तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, यानी कि आप बच्चों को योग्यता के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इससे बच्चों के अंदर जो है एक दूसरे टाइप की सोच उत्पन्न होगा कि जो तेज़ है उसको दूसरा सेक्शन में और जो कमज़ोर है उसको दूसरा सेक्शन में। तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, यानी कि बच्चा केवल पाठ्यपुस्तक पर ही निर्भर नहीं हो सकता है, वो बाहर की ज़िंदगी से रियल लाइफ से जुड़े उसको भी बताना ज़रूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सटीक दिया गया है, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। तो संवेग जो होता है इमोशन होता है और संज्ञान जो होता है कॉग्निशन होता है। तो ये जो है एक दूसरे पे सन्निहित है, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग है। भी नेगेटिव थिंकिंग स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3 संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए इसमें भी अभी समझ नहीं पा रहे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। उसके बाद ऑप्शन 3 में दिया है यंत्रवत याद करने पर आधारित, यानी यंत्रवत यानी कि रोड प्रोसेस। तो आप बच्चों को रोड प्रोसेस के द्वारा अधिगम नहीं करवा सकते। प्रबलन मतलब इन्फोर्समेंट, आप बच्चों को किसी प्रकार का फोर्स नहीं कर सकते अधिगम के यानी कि लर्निंग के लिए। तो 3 और 4 तो पहले से ही हट गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, अनुबंधन और अवबोधन। तो इसका सही आंसर होगा अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 4 अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर भी याद दिया, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में दिया बार बार याद करने एक ही सिद्धांत, यानी कि एक ही सिद्धांत के द्वारा बदल देना चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, तो पहले से ही ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, तो ये भी होगा नहीं। 4 नंबर बच्चों को दंडित तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी के लिए जब बच्चों को लर्निंग सिखाया जाता है उस दौरान लगातार पुरस्कार देना व दंड देना, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। देखिए बच्चों को दंड लगातार पुरस्कार व दंड यदि दीजिएगा तो वो बच्चा जो है बजाय निपुणता ध्यान प्रोत्साहित करेगा। प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये तो होगा ही नहीं, प्रोत्साहित करेगा।
आप किसी बच्चों को दंड देंगे तो उसके अंदर जिज्ञासा भी घटेगी, अभिरुचि भी घटेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 कुछ मिल रहा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, ये तो होगा नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा ओनली की आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांत, तो संरचनावादी जो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचना मतलब यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा संरचना, तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। अधिगम पुनर्स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यंत्रवत रोट तो होगा नहीं। पुनरुत्पादन व स्मरण की प्रक्रिया, ये भी तो होगा नहीं, क्योंकि आप लर्निंग को पुनः उत्पादन, इसका तो इंग्लिश हिंदी वाला समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या होता है, लेकिन ये ऑप्शन होगा नहीं। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, ये तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अवधारणा की समझ में अभाव, तो देखिए नेगेटिव थिंकिंग जा रहा है। वो क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा, लेकिन यह अभाव पैदा, ये तो होगा नहीं। यह अवधारणा तक समझ के बजाय कार्यविधि परिगत ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए कुछ हद तक ठीक है। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह भी मिल रहा है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ, तो यह ऑप्शन होगा नहीं, भ्रांतियाँ उत्पन्न कर रहा है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय, देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ के बजाय, तो के बजाय जिस ऑप्शन में रहता है वह ज़्यादातर नहीं के बराबर ही होता है। तो अवधारणात्मक समझ के बजाय, यानी कि आप बच्चों में जो कॉन्सेप्चुअल जो है उसको छोड़ के वो प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, यानी कि वो प्रक्रियात्मक ध्यान पर देना चाहता है और उसको छोड़ दे रहा है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी कि एक विद्यालय में अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। आप बच्चों को तो दंडित नहीं कर सकते हैं। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ये ऑप्शन तो मिल रहा है ऑप्शन 3। प्रत्येक बच्चों छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार आप नहीं दे सकते बच्चों को, भौतिक पुरस्कार। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केवल, देखिए एक वर्ड है केवल, तो जिस ऑप्शन में केवल रहेगा वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग को बताता है, तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो सार्थक अधिगम शारीरिक दंड तो देगा नहीं। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। निरंतर तुलना, आप किसी बच्चे के जो लर्निंग को आप कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकते, यानी कि उसको दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दिस 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? जटिल अवधारणा को समझ मतलब उसको किस प्रकार सहज हल्का कर सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा यांत्रिक अभ्यास आप नहीं करवा सकते हैं उसे, पहले भी बोला हूँ मैं। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो ये ऑप्शन थोड़ा मिल रहा, एक व्याख्यान देकर, ओनली एक ही व्याख्यान देकर नहीं कर सकते। देखिए कितना नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे बना रहा है।
प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करते, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस आपका हो सकता है, एक हेरिडिटी होता है और एक इन्वायरमेंट, दोनों मिलके होता है। तो जिस ऑप्शन में दोनों है वही होगा, इसमें एक ही होगा ही नहीं। देखिए ये ऑप्शन में दोनों है। लोगों द्वारा माता पिता प्राप्त अनुवांशिक संकेत प्राप्ति कोड, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीय समाजीकरण देखिए, आपका घर हो गया, फैमिली हो गया, तो पहले में आता है। तो जिस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन को जटिल बनाया गया। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया जो होता है सेकंड में आता है, विद्यालय लेकिन विद्यालय भी सेकंड में आता है। मीडिया एवं पास पड़ोस, तो आस पड़ोस जो होता है वो 1 में होता है, लेकिन मीडिया 2 में आता है। तो ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। परिवार एवं आस पड़ोस, देखिए परिवार भी आता है आपका प्राथमिक में, और आस पड़ोस भी आता है प्राथमिक। परिवार एवं मीडिया, देखिए परिवार आता है 1 में, लेकिन मीडिया यहाँ घुसा दिया, इसी कारण ये ऑप्शन छट जाएगा। तो जिस देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ परिवार एवं आस पड़ोस जो प्राथमिक में आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस तरह आपको ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है आपका इन्फेंटी में, मतलब एकदम शेष अवस्था में होता है। तो जिस ऑप्शन में शेष अवस्था होगा वही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी किस प्रकार जटिल बनाया गया। किशोर अवस्था में, ये तो होगा ही नहीं। किशोर अवस्था एवं वयस्कता, ये भी होगा नहीं। शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखिए ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास ऑप्शन नंबर 1 में दिया, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं सिद्धांत। विकास जीवन परिवर्तन होता है, ये भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन, यही ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यानी कि कक्षा में जब कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाती है तो सबसे ज़्यादा वो जो होता है, मतलब लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो लड़कों पर ज़्यादा ध्यान तो देता है, यानी कि उसके और पक्ष होता है लड़कों की ओर। तो इस पर जेंडर का सवाल आ जाता है, तो जेंडर का सवाल आ जाता है, तो जेंडर संबंध आता तो होगा नहीं। जेंडर समरूपता, यानी कि दोनों तो समान है, देता नहीं है ध्यान। जेंडर पक्षपात, देखिए पक्षपात यानी किसी एक की ओर पक्ष होना। तो क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जो आपका जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, यानी कि बच्चों के अंदर ये भावना होती है कि लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की पे कम ध्यान दिया जाता है, तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं? तो इसको आप कम, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। यानी कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जेंडर पक्षपात के बारे में, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। अगर इसके बारे में आप चर्चा करते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, अगर जेंडर पक्षपात के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो उसके अंदर जो है लड़का और लड़की पे जो ध्यान दिया जाता है वो दोनों पे समान ध्यान दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? यानी सांस्कृतिक सामाजिक जो देता है वो आपको हमेशा दिमाग में घुसा लीजिए कि जिस क्वेश्चन में इस तरह का पूछा जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक, वह लेव वात्स्की ही होता है, लेव वाइगोत्स्की ही होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। इसको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी कि भाषा को तुरंत एडॉप्ट करना और उससे विकास होना बच्चों में, वो सबसे ज़्यादा किस अवधि में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है उसका मध्य तो होगा नहीं, किशोर भी होगा नहीं, जन्म पूर्व अवधि यानी कि जन्म से पूर्व, तो जन्म से पूर्व होगा ही नहीं, बच्चा जन्म लेगा तभी ना उसका विकास तुरंत, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो कोलबर्ग के द्वारा जो है प्रस्तावित नैतिक विकास की जो है मूर्त संकीर्तन अवस्था नैतिक विकास ना, तो उद्योग प्रस्तुत अवस्था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित व्यवहारों से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त और अमूर्त। दोस्तों अगर इसका आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थियोरिटिकल है, इसको थियोरिटी में बताएंगे, उसके बाद ही इसको हम बताएंगे। अगर किसी को पता है तो ऑप्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की जो संरचना है अनुबंधन तो नहीं है, प्रबलन भी नहीं है, अवलोकन भी नहीं, स्कीमा। अगर संज्ञानात्मक विकास जो है तो ज़्यादातर पियाजे की स्कीमा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिंग सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा समय से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करता है? ऑप्शन 1 में है फाड़ या ढांचा, ऑप्शन 2 है आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना। तो इसका सही आंसर होगा ढांचा तो होगा नहीं, आत्मकेंद्रित वार्ता। आत्मकेंद्रित वार्ता मतलब होता है वो खुद से बात करने लगता है, उसको कहा जाता है। तो ये भी होगा नहीं, व्यक्तिगत वार्ता यानी कि वो अपने व्यक्तिगत वार्ता, यानी ऑप्शन नंबर 3 से। जोर से बोलना तो होगा नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग की ओर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी कि अगर आवश्यकता है तो उसको सहयोग प्रदान करना है और बच्चों को संकेत देना है, ये किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का, ढांचा का, प्रबलन का या अनुबंधन का? फोर्स। प्रबलन तो होगा नहीं, मॉडलिंग भी होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा पाड़ या ढांचा। हमको जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन नंबर 2। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यानी समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो मौलिक होते हैं यानी कि वो कुछ नया सोचती है, तो ये तो होगा नहीं,
आत्मकेंद्रित होगा नहीं। सृजनात्मक, सृजनात्मक मतलब कुछ क्रिएट करती है, नया नया सोच निकालती है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को प्राप्तांक के आधा उनको नामांकित करना चाहिए, ये तो कभी नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुनामित करना, यानी रिपोर्ट कार्ड में किसी भी बच्चों का फेल या पास नहीं करना है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये ठेस पहुंच जाती है, इसलिए ये कभी नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी भी निश्चित नहीं करना है, इससे बच्चों के अंदर हीन भावना भी पैदा होती है कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, मैं थर्ड आ गया। तो और ऑप्शन नंबर 4 में दिया संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियाँ को समझना है, यानी कि ये ऑप्शन सबसे सटीक है, बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियाँ को समझना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि जो है बहुआयामी है, जिस ऑप्शन में बहुआयामी है वही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन में कुछ न कुछ गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 27, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? यानी कि ये एक प्रकार का दोष है, पढ़ने के दौरान बच्चों विफल हो जाता है, तो ये कौन सा दोष में? यानी धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, एक गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, गति माने एक ही गति विषय कार्य को, यानी कि एक ही विषय को बार बार पढ़ना दोहराना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ने का है तो पढ़ने देखना है यहाँ पे। ऑप्शन 3 में दिया न्यून अवधान विकार, न्यून, ये भी कुछ नहीं पता नहीं चल रहा। औपचारिक चिंतन, पढ़ने में औपचारिक चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, इसमें तो कुछ कमी दिया ही नहीं है। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी कि वो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, वो पढ़ने में अक्षम है एक लय के साथ, यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वह मानवतावादी आधारित है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तुरंत इसको दिमाग में घुसा लेना है। 2019 जहाँ हुआ वो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर ही आधारित है। 29, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या बोल रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? यानी कोई बच्चा अगर समूह से वंचित हो गया है तो उसको आप किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 1 में दिया इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपेक्षा को आप कम नहीं कर सकते हैं, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, ये ऑप्शन थोड़ा मिलदार। चलिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए, बच्चों को विद्यालय कैसे आप छोड़ने कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि जैसा वैसा, तो आप टीचर क्यों बने जब जैसा वैसे कर, आपको तो हल करना पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित है, ये नेगेटिव वर्ड की ओर बता रहा, तो ये होगा नहीं। तैयार नहीं करना चाहिए, देखिए ये भी नेगेटिव है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी नहीं कर सकते हैं आप, करना है तो रेगुलर कीजिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।